नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज हम बायोलॉजी का चौथा लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ब्लड से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड के बारे में जानें, उससे पहले हम हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं। इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक धातु प्रोटीन है। क्या है ये? धातु प्रोटीन है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, ये प्रोटीन है। और इसमें एक हीम नाम का एक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी का जो कलर होता है वो लाल होता है। ठीक, ये आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, और ये लाल रक्त कणिकाओं को लाल रंग प्रदान करता है। उसके बाद बात की जाए तो ये ऑक्सीजन को तो कम्प्लीटली और कार्बन डाइऑक्साइड को 20% ट्रांसफ़र करता है। मतलब हमारे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन जो है काम करता है। तो ऑक्सीजन का तो 100%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को केवल 20% ये ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद बात की जाए, जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कार्बनिक अम्ल के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमने जाना हीमोग्लोबिन के बारे में। बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके लिए एक वर्ड इस टाइप से यूज किया जाता है, HB, H कैपिटल स्मॉल b, हीमोग्लोबिन को डिनोट करने के लिए। तो यह भी सिंबल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद बात की जाए रक्त की, या ब्लड जिसे हम कहते हैं। देखो, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। दूसरी बात क्या है कि इसका जो pH मान है वो 7.4 होता है, जिस कारण ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्योंकि pH मान आपको पता होगा कि pH मान की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है। यानी 7 से, देखो 7 से कम अगर है तो क्या होता है, अम्लीय माध्यम होता है, और 7 से अधिक है तो क्षारीय माध्यम होता है, और 7 होता है तो उदासीन होता है। ठीक है, तो हमने जाना। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये भी हमने डिस्कस किया। देखो, संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिव, और ब्लड क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी को एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करता है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यूज माना जाता है। और इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। इंपॉर्टेंट है, रक्त की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। उसके बाद बात की जाए, मनुष्य में ये सामान्यतः 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। उसके बाद अगर महिलाओं में बात की जाए तो महिलाओं में ये आधा लीटर पुरुषों की अपेक्षा कम पाया जाता है। जब बात आती है ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A, B, AB और O। ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। लेकिन इनको एक प्रोटीन होती है RH प्रोटीन, यानी RH फैक्टर होता है एक, उसके अकॉर्डिंग इनको 2 टाइप्स में बांटा जाता है, जैसे A पॉजिटिव और A नेगेटिव, B पॉजिटिव और B नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। इनका मतलब क्या है? देखो, जिस भी, जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इस ब्लड ग्रुप में RH प्रोटीन है या RH फैक्टर इसमें है, मौजूद है। अगर A नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें RH नेगेटिव है, और इसमें RH फैक्टर वाली जो प्रोटीन है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब जब RH की बात आती है तो RH के बारे में भी हम जान लेते हैं क्या होता है। RH फैक्टर है ये ब्लड में कैटेगराइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, जैसे हमने अभी बताया था, A पॉजिटिव और A नेगेटिव। तो RH का मतलब है रीसस। रीसस क्या है? रीसस एक मंकी है जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, और उस मंकी के अंदर एक खास प्रोटीन पाई जाती है, उसी को कहते हैं RH प्रोटीन। ठीक है, और उसी को RH फैक्टर नाम दिया गया है। अब बात आती है मनुष्य में ये क्यों कैसे पहुंचता है। देखो, जिस मनुष्य के ब्लड में RH प्रोटीन पाई जाती है उसके लिए पॉजिटिव का चिन्ह दिया जाता है उसके ब्लड ग्रुप को, और जिसमें नहीं पाई जाती है उसमें नेगेटिव का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होते हैं? इनको हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, और ये लाल रक्त कणिकाओं पर पाए जाते हैं, यानी आरबीसी की जो सरफेस होती है उस पर पाए जाते हैं एंटीजन। और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? ये प्रतिरक्षी होते हैं, और ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, एंटीबॉडी। उसके बाद देखो, अभी हाल ही में क्या है, कोविड-19 के कारण एंटीबॉडीज़ काफ़ी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी, कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी, CPT, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोविड-19 से डिसीज़ से पीड़ित था या ग्रसित था, मान लीजिए A पर्सन, और वह क्या हुआ, ठीक हो गया, रिकवर हो गया। और रिकवर होने के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने या मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए इस व्यक्ति के
प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया, प्लाज्मा को क्या किया, बाहर निकाला, क्योंकि इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए हैं जो कि कोविड-19 से लड़ सकते हैं। तो इन एंटीबॉडीज़ को प्लाज्मा की सहायता से दूसरे व्यक्ति में, जो मान लीजिए बी है, ये कोविड-19 से अभी रिकवर नहीं कर पाया है, तो उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, बी की इम्यून पावर बढ़ जाती है और वह भी कोविड-19 से लड़ने में सक्षम हो जाता है, या किसी अन्य बीमारी को भी हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रहा है। चलते हैं अगले, रक्त के कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं क्या है। रक्त के कंपोनेंट या अवयव जिन्हें हम कहते हैं, सबसे पहले तो आरबीसी, जिनको साइंटिफिक नाम है इरीथ्रोसाइट, इंपॉर्टेंट है ये नाम, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। श्वेत रक्त कणिकाएँ, जिनको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, लिकोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लाज्मा, ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। और कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा को ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, इरीथ्रोसाइट, लिकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे आरबीसी के बारे में डिस्कस किया गया है। आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएँ जिनको हम कहते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हमने डिस्कस किया था, हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन मनुष्य में कितना पाया जाता है, मानव मतलब पुरुषों में पाया जाता है 12 से 16 ग्राम, और महिलाओं में यह पाया जाता है 11 से 14 ग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आरबीसी की अगर संख्या की बात की जाए तो मनुष्य में 4.5 लाख से, यानी 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में ये पाई जाती हैं, और इनकी जो जीवन अवधि होती है वो 120 दिन होती है। हमारे ब्लड में जो भी रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, जैसे लाल रक्त कणिकाएँ, सब श्वेत रक्त कणिकाएँ और डब्ल्यूबीसी, इन सभी में क्या होता है, इनकी जो जीवन काल होता है उनमें सबसे अधिक जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का। उसके बाद बात आती है कि इनका निर्माण कहाँ होता है। इनका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, यानी बोन मैरो में। ठीक है, आपने क्रिस मूवी देखी होगी, उसमें बोन मैरो के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में दिखाया गया है क्रिस मूवी में। ठीक है, भ्रूण अवस्था में क्या होता है, इनका निर्माण लीवर में और प्लीहा में होता है। लीवर जिसको यकृत कहते हैं, ठीक है, यकृत में होता है या प्लीहा में होता है। कब, अगर भ्रूण अवस्था है तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए कि क्या मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नॉट प्रेजेंट होता है। लेकिन ऊंट एवं लामा नामक जो जानवर होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बात की जाए डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी में क्या है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास करती हैं, यानी ये हमारी जो प्रतिरक्षी तंत्र प्रणाली है उसको डेवलप करती हैं। ठीक, उसके बाद इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी कारण इनका रंग कैसा होता है, इसी कारण इनका रंग सफ़ेद होता है, यानी इसीलिए इन्हें डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। और इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या काफ़ी कम होती है, 5000 से 9000 के बीच में होती है इनकी संख्या। और इनका जो जीवन अवधि है या टाइम पीरियड है वो 3 से 7 दिन के बीच में होता है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कणिकामय और एक होता है अकणिकामय। ठीक, कणिकामय का मतलब होता है ग्रेनल्स जिसमें पाए जाते हैं, जिसमें दानेदार डब्ल्यूबीसी होती है उसको कहते हैं कणिकामय, और जो अकणिकामय होती है वो उसमें ग्रेनल्स नहीं पाए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कौन सी सेल है, तो डब्ल्यूबीसी जो है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है। मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक, उसके बाद बात की जाए कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण जो है वो अस्थिमज्जा में ही होता है, यानी बोन मैरो में ही होता है। देखो, निर्माण के बारे में आपको याद रखना है कि सभी सेल्स का जो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी हैं इनका निर्माण बोन मैरो में ही होता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है हमारे लीवर में और प्लेहिया में, इतना अंतर होता है। चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे प्लेटलेट्स के बारे में हमने जाना है। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, ये केवल मनुष्य में पाया जाता है, केवल ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। क्या, प्लेटलेट्स जो है वो केवल ह्यूमन बींग में पाया जाता है। उसके बाद बात की जाए कि इसकी संख्या कितनी होती है, प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो डब्ल्यूबीसी से 40 गुना अधिक होती है। अगर आपको डब्ल्यूबीसी की संख्या याद होगी तो 5000 हमने डिस्कस की थी, 5000 से 9000, तो इनकी संख्या जो है वो 2 से 3 लाख के बीच में होती है। ठीक, और इनके जीवन काल की बात की जाए तो इनका जीवन काल जो है वो 1 सप्ताह के बीच में होता है। कितना होता है, 1 सप्ताह होता है। ठीक है, उसके बाद इसके निर्माण की बात की जाए तो अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है, और ब्लड का थक्का जमाने में ये सहायक होती हैं, यानी ब्लड का जो क्लॉट है उसे बनाने में प्लेटलेट सहायक होती हैं। रक्त का थक्का जमाने में एक विटामिन भी सहायक होती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है विटामिन के।
अब जिन व्यक्तियों में विटामिन के और प्लेटलेट्स की कमी होती है उनका रक्त का थक्का क्या होता है, देरी से जमता है या नहीं जमता है। ठीक है, इसके बाद जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक ब्लड का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या कंपोनेंट है, हम कह सकते हैं। यह ब्लड में 55 से 60% पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्लाज्मा कितना पाया जाता है, 55 से 60%। दूसरी बात की जाए कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% यानी 90 से 92% क्या होता है, वाटर पाया जाता है। इसके अलावा जो अन्य मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, और प्लाज्मा का काम क्या होता है, ये हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ में हमेशा घुला रहता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, और हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ इसमें क्या होता है, घुले रहते हैं या खुले रहते हैं। ठीक है, घुले रहते हैं होना चाहिए था यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने प्लाज्मा के बारे में जाना, प्लेटलेट्स के बारे में जाना, WBC के बारे में जाना, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में जाना, रक्त के जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में जाना, RH फैक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया, और ब्लड के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको जाना, और हीमोग्लोबिन के बारे में जाना। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।